हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम जो हिस्ट्री का अभियान चला रहे हैं यानी कि 12th के एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उस पर्पज़ से फिर हम वीडियो लेकर के हाजिर हैं। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर है और सबसे बिना लेट किए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत कम है, तो हम क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, कार्बन 14 पद्धति क्या है। कार्बन 14 पद्धति क्या है, तो हम आपको बतलाते हैं कि वह पद्धति जो जीवाश्म के उम्र का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति। फिर से समझिए, कार्बन 14 पद्धति क्या है। कार्बन 14 पद्धति क्या है, तो कार्बन 14 पद्धति हम उस पद्धति को बोलते हैं जो जीवाश्मों के उम्र का पता लगाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। जीवाश्म के उम्र का पता लगाने के लिए जिस पद्धति का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति। ठीक है। कार्बन 14 या कार्बन 12 सभी जीवों में उपस्थित होता है। जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कार्बन 12 स्थिर हो जाती है, कार्बन 12 फिक्स हो जाती है और कार्बन 14 घटने लगता है। यानी जब किसी जीव की, सभी जीवों में कार्बन 14 और कार्बन 12 मौजूद होती है। जब किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 12 स्थिर हो जाती है और कार्बन 14 घटने लगता है, क्षय होने लगता है। और उसी कार्बन 12 और 14 के अनुमान लगा करके यानी तुलना करके हम किसी जीव के आयु का निर्धारण करते हैं, जिसको हम कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। इस कार्बन 14 पद्धति का खोज 1946 में B.F. लीवी ने किया था। कार्बन 14 पद्धति समझे। फिर से एक बार समझिए, कार्बन 14 पद्धति हम उस पद्धति को बोलते हैं जो जीवाश्मों के उम्र का पता लगाने के लिए इसका निर्धारण किया था। जितने भी जीव होते हैं सभी जीवों में कार्बन 12 और कार्बन 14 मौजूद होती है, लेकिन उस जीव की जब मृत्यु हो जाती है तो कार्बन 14 समाप्त हो जाता है और कार्बन 12 स्थिर हो जाती है। 14 धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसी के आधार पर कार्बन 12 और 14 की तुलना करके हम उसके उम्र का पता लगा लेते हैं और इस कार्बन 14 पद्धति की खोज 1946 में B.F. लीवी ने किया था। ठीक है। एक बात हम और बीच में बतला देते हैं कि एग्जाम का समय नज़दीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि कुछ विद्यार्थी जो आपसे पहले पास कर गया होता है उसके साथ जब घूमिएगा तो कहेगा कि दो यार से हिस्ट्री को पढ़े वाला विषय कुछो लिख दिए। वहाँ पर आप सोचिएगा कि अगर हम कुछो लिखेंगे यानी गलत अगर लिख के आते हैं तो सामने वाला अगर गलत लिख के आया है तो फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन या 80% से या थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो कुछो लिखते हैं तब 60% या 70% या 55% या 50% से पास करते हैं। अगर पढ़ के लिखेंगे तो उससे अच्छा ना नंबर देगा। कुछो लिखने पर फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, तो अगर हम पढ़ के लिखेंगे या समझ के लिखेंगे तो उससे बेहतर ना होगा। वहाँ पर आप ऐसे सोचिएगा। ओके, आते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के विशाल अनागर पर प्रकाश डाले। सिंधु सभ्यता में बड़ा सा विशाल अनागर था। अन्न को सुरक्षित रखने वाला, यानी कि सिंधु सभ्यता में एक विशाल अनागर यानी कि बड़ा सा भवन था। और भवन क्यों बनाया था, तो विशाल अनागर पर प्रकाश डालना। तो विशाल भवन था, उस भवन जो मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ था और उस भवन का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि उसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाए। यानी कि सिंधु सभ्यता में एक विशाल भवन बनाया गया था जिसे अनागर कहा जाता है और वह मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ था। विशाल स्नानगर अनागर मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ था और उस भवन का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि उसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाए। उस अनाज को सुरक्षित रखा जाए, उसकी लंबाई 72.72 किलोमीटर कुछ था और चौड़ाई 22 कुछ किलोमीटर था। इसके बाद उसकी जो द्वार थी, विशाल भवन की जो द्वार थी, जो अनाज सुरक्षित रखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में, उन नदी की ओर खुलती थी। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपको है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। विस्तार का मतलब होता है कि बड़ा सा। अगर आपको कोई पूछेगा कि आपके जो घर है उसकी विस्तार कहाँ तक, बतलाते हैं ना कि चौड़ाई लंबाई, तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, तो हम आपको बतलाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो हड़प्पा सभ्यता का टोटल जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था।
हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रकाश डालना है। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसकी जो लंबा मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, इसकी दक्षिण से उत्तर की ओर जो इसकी लंबाई थी वो 1100 किलोमीटर थी। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर थी। उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर जो इसकी लंबाई थी वो 1100 किलोमीटर थी, और पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई थी वो 1600 किलोमीटर थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, यानी कि स्मॉल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो बस उतना ही लिखेंगे जितना जरूरत है। रामायण महाभारत लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है कि अशोक के धम से आप क्या समझते हैं? गजब, ये बात आप सुनेगा। अशोक का नाम तो सुना ही होगा, अशोक के नाम हम लोग जानते ही है, लेकिन क्यों जानते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। धम क्या है? तो अशोक विश्व के इतिहास में, अशोक विश्व के इतिहास में एक सम्राट के रूप में जितना प्रचलित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा प्रचलित अपने धम के लिए। धम धम धम, धर्म नहीं समझिएगा, धम धम, धम से धर्म, यानी कि अशोक का जो बौद्ध धर्म था वो वैष्णव और विष्णु धर्म नहीं था, बल्कि सारे धर्मों के जो अच्छी बातें थी, यानी कि वैष्णव धर्म में, विष्णु धर्म में जो भी धर्म था उसमें जो अच्छी अच्छी बातें थी, उस बातों का निचोड़, यानी अच्छी बातों का निचोड़ जो बोलते हैं, जैसे गन्ना को निचोड़ते हैं, वो निचोड़ सर उनका जो धर्म था उसको धम बोलते हैं। ये अशोक के धर्म धम था। अब अशोक की जो धम है ना, आप सोचिएगा कि धम की है, तो अशोक के धम में जो बातें लिखी गई थी, अशोक के जो धम था उसमें जो बातें लिखी गई थी, उसमें बातें लिखी गई थी किसी की हत्या नहीं करना है, यानी इसकी विशेषता भी हम बोलते हैं कि अशोक के जो धम था उसमें लिखी गई थी किसी की हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, बुजुर्गों की सेवा करना है, यानी माता पिता की सेवा करना है, या उससे ज़्यादा उनके उम्र का जो है उनकी सेवा करना है, मित्रों के साथ छल कपट नहीं करना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये अशोक के धम की विशेषता थी। अशोक के धम के बारे में हम पुनः एक बार बतला देते हैं कि अशोक विश्व के इतिहास में जितना सम्राट के रूप में प्रचलित नहीं हुआ, उससे ज़्यादा प्रसिद्धि उसे धम के रूप में मिला। और धम किसी भी वैष्णव धर्म हो गया, चाहे बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म, इस सब धर्मों का निचोड़ जो होता है उस निचोड़ से बना था धम। और इस धर्म की विशेषता थी, इस धर्म में जो बात लिखी गई थी वो लिखा था किसी की हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, इसके बाद बुजुर्गों की सेवा करना है, माता पिता की बात मानना है, उसके बाद मित्रों के साथ छल कपट या दुर्व्यवहार नहीं करना है। इस धर्म की मुख्य विशेषता थी। और लास्ट क्वेश्चन है, अभिलेख क्या है? अभिलेख क्या है? तो अभिलेख क्या बोलते हैं, गुप्त वंश में जितने राजा महाराजा लोग होते थे वो क्या करते थे कि अपने क्षेत्र के अंदर, यानी अपने राज्य के अंदर, अभिलेख का अर्थ होता है कि गुप्त वंश काल में जितने भी राजा होते थे वो अपने राज्य के अंदर पत्थर पर लेख लिखवाते थे, और उस लेख का जो प्रचलन था उसी को बोलते हैं अभिलेख। अभिलेख। हमको लगता है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। एक बात और हम बतला देते हैं कि आप रेगुलर हमसे जुड़े रहिएगा, जाते जाते फिर न रटने का टेंशन न भूलने का झंझट। अगर आप इस वीडियो को सीखे या कुछ नया, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर ठीक है, या ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। आप रेगुलर जुड़े रहिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।